दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में आज हम रेसिडेंशियल स्टेटस के कुछ एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में जो 2 लेक्चर बन चुके हैं, बल्कि ये तीसरा पार्ट है। पहले लेक्चर में तो मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं इंडिविजुअल का ये एक्सप्लेन किया था। दूसरे चैप्टर में कुछ बेसिक रेसिडेंशियल स्टेटस के प्रॉब्लम्स सॉल्व किए गए थे। ठीक है, अगर उन दोनों को आपको देखना हो या नहीं देखे हैं तो पहले उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, निक्सन एन अमेरिकन सिटीजन वाज अपॉइंटेड अ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर इन इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2011। ठीक है, ऑन 31 जनवरी 2019 ही वेंट टू युगांडा ऑन डेपुटेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years बट लेफ्ट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। ठीक है, अपनी 2019 31 जनवरी 2019 को इंडिया से युगांडा जाता है डेपुटेशन पर 3 साल के लिए, लेकिन अपने फैमिली और वाइफ एंड चिल्ड्रन को इंडिया ही में छोड़ के चला जाता है। ऑन 1 May 2020 ही केम टू इंडिया एंड टुक विथ हिम हिज फैमिली टू युगांडा ऑन 30 जून 2020। 1 मई 2020 को वो इंडिया आता है और अपने वाइफ को और अपने बच्चों को युगांडा लेके चला जाता है 30 जून को, यानी 2 महीना इंडिया में ठहरा, पूरा मई का महीना और पूरा जून का महीना 2020 में। ठीक है, ही रिटर्न्ड टू इंडिया एंड जॉइंड हिज ओरिजिनल जॉब ऑन 2 फरवरी 2022। इंडिया वापस आता है 2 फरवरी 2022 को और अपनी ओरिजिनल जॉब को इंडिया में ज्वाइन कर लेता है। व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ निक्सन फॉर इनकम टैक्स पर्पस फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। ठीक है, तो हमें सोल्यूशन कैसे करना है वो तो हमें आइडिया मिल गया है। ठीक है, सबसे पहले हमें असेसमेंट ईयर देखना है कि असेसमेंट ईयर है कौन सा। 2022-23 असेसमेंट ईयर है। उससे जस्ट प्रीवियस ईयर जो पहले होता है वो प्रीवियस ईयर होता है। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें इनकम कमाई जाती है। ठीक है, असेसमेंट ईयर में इनकम पे टैक्स पे किया जाता है, इसलिए असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला साल होता है, यानी जिस साल आपने कमाया है इनकम उस साल टैक्स नहीं पे करना होता है, बल्कि उसके अगले साल पे करना होता है। ठीक है, कुछ हमने इंपॉर्टेंट डिटेल्स पहले यहाँ पे नोट कर लिया है कि निक्सन जो है वो अमेरिकन सिटीज़न है। क्वेश्चन में आपके दिया था निक्सन एन अमेरिकन सिटीज़न। ठीक है, अब हमें देखना होता है, देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस जिसको ये चेक करना आ गया कि वो इंडिविजुअल इंडिया में कितने दिन रहा। ठीक है, उसके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज़ तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ईयर स्टार्ट जो होता है हमारा किसी भी, इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च। एक हमारा कैलेंडर ईयर होता है जो जनवरी टू दिसंबर चलता है। इनकम टैक्स पर्पज़ से हम लोग फाइनेंशियल ईयर लेते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाला। ठीक है, अब हमें मेन ये चेक करना है कि वो इंडिया में कितने दिन रहा। ठीक, इंडिया में स्टे कितना किया है। तो सबसे पहले, क्योंकि सारी हमारी जो बेसिक कंडीशंस एंड एडिशनल कंडीशंस जो रिवॉल्व करती है वो प्रीवियस ईयर के ही अकॉर्डिंग रिवॉल्व करती है, प्रीवियस ईयर के इर्द गिर्द ही करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है या पॉइंट है, पहले तो प्रीवियस ईयर पता करना कौन सा है। ठीक, प्रीवियस ईयर में पहले वो इंडिया में कितने दिन रहा, सबसे पहला चीज़ तो हमें यही कैलकुलेट करना है इंडिया में, क्योंकि बेसिक कंडीशंस प्रीवियस ईयर पे ही फोकस करती हैं। तो आपको क्वेश्चन में कहा होगा कि वो इंडिया जब वापस आता है 2 फरवरी 2022 को, ठीक है, और उससे पहले जो चला गया था 30 जून 2020, यानी लगभग पूरा 1.5 साल वो इंडिया में नहीं रहा। ठीक, अब ये चीज़ आपको कैलकुलेट करना है कि वो इंडिया में कितने दिन रहा। ठीक है, जब 2 फरवरी को आया था, फरवरी 28 डेज़ का होता है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो 2 फरवरी को आ रहा है, क्योंकि वो जॉब को ज्वाइन कर लेता है 2 फरवरी को, तो कोई इंसान अगर जॉब को ज्वाइन कर रहा है इसका मतलब वो मॉर्निंग में ही आ गया। तो 2 तारीख जो फरवरी 2022 की है हम उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो उसको इंक्लूड करने पे जब फरवरी में आ गया है तो 27 दिन रहा होगा, मार्च का पूरा महीना रहा, तो 58 डेज़ हो रहे हैं प्रीवियस ईयर 21-22 में। ठीक है, आप याद करिए बेसिक कंडीशन 1 और बेसिक कंडीशन 2 क्या कहती थी।
बेसिक कंडीशन वन ये कहती थी, यानी ए ये कहता था कि ही हैज़ बीन इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज़, 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो। हमारा जो मिस्टर निक्सॉन है वो 58 डेज़ रह पा रहे हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से पहली कंडीशन तो फुलफ़िल नहीं हो रही है। दूसरी बेसिक कंडीशन देखिए, ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर 60 डेज़ और मोर, 60 डेज़ या उससे ज़्यादा हो लेकिन 58 डेज़ ही रह पा रहे हैं, इसलिए सेकंड वाली बेसिक कंडीशन भी फुलफ़िल नहीं हो रही है। तो आपको रूल याद है कि अगर बेसिक कंडीशन ए और बी दोनों में से कोई भी फुलफ़िल नहीं हो पा रही है तो उस इंडिविजुअल को हम नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए मिस्टर निक्सॉन जो होंगे वो इंडिया के लिए फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 वो नॉन रेसिडेंट होंगे। आपको पूरा लिखना होगा ये। क्या लिखेंगे आप? मिस्टर निक्सॉन इज़ नॉन रेसिडेंट बिकॉज ही डिड नॉट फुलफ़िल नाइदर ऑफ द टू बेसिक कंडीशंस। किसी एक कंडीशन को भी निक्सॉन ने फुलफ़िल नहीं किया, इसलिए निक्सॉन जो होंगे नॉन रेसिडेंट होंगे। ही वॉज नाइदर इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज़ नॉर वॉज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ना ही 182 दिन इंडिया में थे प्रीवियस ईयर में, ना ही प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ से ज़्यादा थे प्रीवियस ईयर में। तो इसलिए मिस्टर निक्सॉन जो होंगे वो जो अमेरिकन सिटीज़न हैं लेकिन इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर किए जाएंगे फॉर द असेसमेंट ईयर। आप लिखेंगे पूरा फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने दिन वो रहा। ठीक है, किसी महीने में या किसी साल में वो कितने दिन रहा। तो इसलिए क्योंकि मेन क्राइटेरिया हमारा डेज़ के अकॉर्डिंग ही चलता है, अगर 182 डेज़ या उससे ज़्यादा रहा है तो पहली बेसिक कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी, और सेकंड बेसिक कंडीशन 60 डेज़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज़ ड्यूरिंग द 4 ईयर प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल होती तब भी वो हमारा रेसिडेंट हो जाता। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ये कैलकुलेट करिएगा कि कैसे हमें ये पता लग जाए कि वो इंडिया में कितने दिन रहा है। इसके लिए आप जो भी कैलकुलेशन करना चाहें कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा तो आप इस तरह ही बना सकते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर जो हमारा प्रीवियस ईयर था 21-22, उसमें हर महीने का नाम लिख लिया हमने। फिर आप ये टिक करिए, ये देखिए कि कौन से महीने में वो रह रहा है। तो देखिए, पूरा अप्रैल 21 से लेके जनवरी 22 तक पूरा नहीं रहा। 2 फरवरी को इंडिया वापस आया है तो 27 दिन फरवरी का और मार्च का 31 दिन। तो उस हिसाब से इंडिया में वो सिर्फ 58 डेज़ ही रहा है प्रीवियस ईयर 21-22 में। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर वाली ही कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर पाया तो इसलिए हमने आगे चेक ही नहीं किया। और अगर प्रीवियस ईयर वाली कंडीशन फुलफ़िल हो जाता, यानी वो बेसिक कंडीशन कोई फुलफ़िल कर देता, तो हम फिर आगे भी देखते। ठीक है, तो कम से कम अगर आप 2-3 साल का प्रीवियस ईयर को छोड़ के 2-3 साल का अगर आप ये चार्ट ऐसे बना लेंगे और आप इसमें ये कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन से मंथ में था और कौन से मंथ में वो इंडिविजुअल इंडिया में नहीं था। ठीक है, अगर किसी मंथ के बीच में या स्टार्टिंग में वो बीच में कहीं जा रहा है इंडिया से बाहर, तो आप नंबर ऑफ़ डेज़ लिख लीजिए। देखिए, इंडिया में 2 फरवरी को आ रहा था तो हमने नंबर ऑफ़ डेज़ लिख लिया, तो इससे कैलकुलेशन हमारे लिए ईजी होगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था। आइए एक इससे एडवांस वर्जन क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक्सेप्शन का आपको काम पड़ेगा। आइए एक एडवांस वर्जन का देखते हैं क्वेश्चन। मिस्टर ए बी, अ फॉरेन सिटीज़न, लीव्स इंडिया for the first time in the last 20 years on 20th of November 2019। मिस्टर ए बी जो है वो फॉरेन सिटीज़न है, याद रखिएगा फॉरेन सिटीज़न है, जो इंडिया छोड़ के पिछले 20 सालों में पहली बार जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि पिछले 20 साल से वो इंडिया ही में रह रहे थे। ठीक है, 20th of November 2019 को वो इंडिया से पहली बार जा रहे हैं। ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 2020 he came to India on 1st September and stayed for a period of 30 days। ठीक है, आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा, कैलेंडर ईयर हमें लेना है फाइनेंशियल ईयर, कंफ्यूज होने की चीज़ नहीं है। बस आप कौन सा मंथ है और कौन से ईयर में आया और गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो वो सितंबर 2020, 1 सितंबर 2020 को वो इंडिया आता है और सिर्फ 30 दिन ही इंडिया में रहता है। ठीक, उसके बाद ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 2021, 2021 वाले सालों में ही डिड नॉट विजिट इंडिया एट ऑल, वो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, ही केम टू इंडिया ऑन 16th जनवरी 2022
वो इंडिया वापस आता है 16 जनवरी 2022 को एंड डिड नॉट लेफ्ट देयर आफ्टर, और उसके बाद इंडिया छोड़ के नहीं जाता है। कंप्यूट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ए बी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। हमें रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है मिस्टर ए बी का। असेसमेंट ईयर हमारा 22-23 है, लेकिन दो केस हैं। इफ़ एक पॉइंट ये कह रहा है ही इज़ एन इंडियन ओरिजिन, अगर मिस्टर जो ए बी फॉरेन सिटीज़न हैं, लेकिन अगर वो इंडियन ओरिजिन के होंगे तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। और सेकंड केस ये कहता है ही इज़ नॉट एन इंडियन ओरिजिन, कि अगर वो फॉरेन सिटीज़न तो थे ही और इंडियन ओरिजिन के नहीं होंगे तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, क्या होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं सोल्यूशन से। तो पहले आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लिख लिया करिए। ठीक है, मिस्टर ए बी जो है वो फॉरेन सिटीज़न है और असेसमेंट ईयर हमारा 22-23 है। ठीक है, प्रीवियस ईयर इससे जस्ट एक साल पहले वाला ईयर हो जाएगा 2021 एंड 2022। ठीक, उसके बाद अब हमें कैलकुलेट ये करना है कि पिछले प्रीवियस ईयर में और उसके बाद के पिछले 10 सालों में वो इंडिया में कितना रहा, क्योंकि सारी बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन मैक्सिमम प्रीवियस ईयर को छोड़ के 10 सालों को ही देखता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप पहले से एक चार्ट बना लीजिए। ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा, उसके प्रीवियस ईयर को छोड़ने के बाद पिछले 10 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल हो गए। इसमें हमें ये चेक करना है नंबर ऑफ़ डेज़ कितना वो इंडिया में रहा। ठीक है, आप जैसे भी चाहे कैलकुलेट कर लें, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर ईयर जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च। तो आपको हर ईयर में वो कैलकुलेट करना है कि कितने दिन रहा। देखिए, क्वेश्चन में एक बात तो बहुत साफ़ है कि वो जो 20 नवंबर 2019 में जा रहा है वो पहली बार जा रहा है पिछले 20 सालों में। इसका मतलब पिछले 20 सालों में वो साल के 365 दिन वो इंडिया ही में रह रहा था। तो नवंबर 2019 वाला जो साल होगा वो इस वाले आपके फाइनेंशियल ईयर में आएगा, 2019 और 20 में। ठीक है, यानी इसके पहले के जो साल हैं 2018-19 से लेके 2011-12 तक, इसमें पूरा का पूरा वो 365 दिन वो इंडिया ही में था। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब जो मेन मसला जो आपको होगा वो इन तीनों साल में कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसमें आया और गया है। ठीक है, पहली चीज़ तो याद रखिए 2021-22 जो साल है वो स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2021 में और एंड हुआ है 31 मार्च 2022 में। ठीक, 2021 के सालों में तो वो इंडिया आया ही नहीं है। ठीक है, याद रखिए 2021 के सालों में तो इंडिया आया ही नहीं है। 2022 में जो आया है वो आया है 16 जनवरी को। ठीक है, अगर 16 जनवरी हम ये मान लें कि वो मॉर्निंग में आ गया है तो आप काउंट करिए 16 जनवरी से लेके 31 जनवरी कितना दिन हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 डेज़। ठीक है, फरवरी का पूरा 28 डेज़ और मार्च का पूरा 31 डेज़। तो प्रीवियस ईयर 21-22 में वो कितने दिन रहा है, वो 75 डेज़ रहा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर 2020 एंड 2021 में सिर्फ 30 दिन रहा है। कौन सा 30 दिन, जो 1 सितंबर 2020 को आया था। 1 सितंबर 2020 वो इस वाले साल में पड़ जाएगा। 1 सितंबर 2020 को आया था और सिर्फ 30 दिन ही रहा था, तो सिर्फ 30 दिन रहा है। ठीक है, 2019 की शायद नवंबर था, 20 नवंबर 2019 की नवंबर जो होगा वो यहाँ पड़ेगा 20 नवंबर 2019। जब 20 नवंबर 2019 को वो गया है, इसका मतलब ये इस वाले साल में पूरा अप्रैल रहा होगा इंडिया में, पूरा मई रहा होगा, पूरा जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये आपका अक्टूबर और नवंबर, क्योंकि 20 तारीख को जा रहा है तो 19 दिन तो वो इंडिया में रहा होगा ना। तो इन डेट को आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका 233 डेज़ हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और तरीका है सॉल्व करने का, कैसे आइए देखते हैं एक बार उसको भी। देखिए, हमने पिछले 4 सालों का ऐसे बना लिया है। ये हमारा प्रीवियस ईयर है 21-22, ये उसके पिछला साल, ये उसके पिछले साल, ये उसके पिछला साल। इंडिया छोड़ के पहली बार कब गया है वो, 20 नवंबर 2020 को। देखिए, हमने लिख लिया ताकि एकदम क्लियर हो जाए। अगर 2019-20 का हम माने तो ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा अप्रैल 2019 में और एंड हुआ होगा मार्च 2020 में।
ठीक है। तो अगर ये वाला जो ईयर स्टार्ट हुआ है हमारा अप्रैल 2019 में, तो पहली बार इंडिया छोड़ के वो गया है नवंबर 2019 में, पहली बार गया इंडिया छोड़ के। इसका मतलब पिछले सालों में, ये वाले सालों में, यहाँ देखिए पूरा साल इंडिया में था, इसलिए 365 डेज़ लिख दिया। पूरे साल 2018-19 या और उसके पहले भी सालों में इंडिया में रहा होगा, ठीक है। और नवंबर में जा रहा है इंडिया से पहली बार, इसका मतलब पूरा अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई और अप्रैल, ये पूरा का पूरा इंडिया में था। नवंबर की 20 तारीख को गया इंडिया से, इसका मतलब 19 नवंबर तक तो वो इंडिया ही में था ना, तो नवंबर में 19 दिन वो इंडिया में था, ठीक है। दिसंबर नहीं था, जनवरी नहीं था, फरवरी नहीं था, मार्च नहीं था। आया कब है? सितंबर 2020 को वो इंडिया आया है, सिर्फ एक महीने के लिए, 30 दिन के लिए कहा था ना कि सितंबर 2020 में वो इंडिया आया है। ये सितंबर 2020 है जिसमें इंडिया आया है 30 दिन, इसके पहले भी नहीं था और इसके बाद में भी नहीं आया। तो पूरा हमने कैलकुलेशन किया है, देखिए इस वाले साल में 365 डेज़, यहाँ पूरा आप जब कैलकुलेट कर लेंगे ना, अप्रैल में 30 डेज़, मई में 31, 30, 31, 31, 30 और 31 और 19, तो ये आपका 233 डेज़ आएगा, नहीं नंबर ऑफ़ डेज़ जितना दिन इंडिया में रहा, ठीक है। ऐसे ही 2021 वाले ईयर में सिर्फ सितंबर के महीने में इंडिया आया तो 30 दिन इंडिया रहा। ये आपका प्रीवियस ईयर था, इसमें आपको 16 जनवरी को वो इंडिया आया है 2022 में, उसके पहले था ही नहीं। तो देखिए सब पे मैंने क्रॉस लगाया है कि इन सब महीने में था ही नहीं। जनवरी की 16 तारीख को आया है, उसके बाद इंडिया से नहीं गया, इसका मतलब 16 जनवरी को आने के बाद पूरा जनवरी का महीना जो कि 16 दिन रह गया था वो रहा, पूरा फरवरी का महीना और पूरा मार्च का महीना 75 डेज़ हो गया। तो पहले तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा कौन से सालों में वो इंडिया में कितने दिन रहा, ठीक है। आप अपना तरीका लगा सकते हैं, मैंने अपना तरीका लगाया, आप कोई भी अपना तरीका फॉलो कर सकते हैं। अब उसके बाद आइए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पहला पॉइंट, पहला केस ये कह रहा था कि जो मिस्टर ए बी जो फॉरेन सिटीज़न हैं, अगर वो इंडियन ओरिजिन के होंगे तो उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, ठीक है। आपको याद होगा एक हमारा एक्सेप्शन नंबर 2 था, बेसिक कंडीशन का एक्सेप्शन नंबर 2, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप ये देखिए बेसिक कंडीशन, 2 बेसिक कंडीशन का एक्सेप्शन हमारे पास था कि इंडियन सिटीज़न हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एज अ मेंबर ऑफ द क्रू, मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, ये वाला तो केस नहीं बन रहा है। सेकंड वाला आप एक्सेप्शन देखिए कि इंडियन सिटीज़न हो या फॉरेन सिटीज़न ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, ठीक है। मैं बता चुका हूँ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है, पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। हु इज़ लिविंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, जो इंडिया में विज़िट करने आता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो जब ये वाली एक्सेप्शंस आपकी यहाँ पे फॉलो हो रही है अगर वो इंडियन ओरिजिन है, क्योंकि फॉरेन सिटीज़न है ऑफ इंडियन ओरिजिन, आपने पहला केस तो इंडियन ओरिजिन कह रहा था, तो एक्सेप्शन ये कहता था अगर इन कैटेगरीज़ के इंडिविजुअल होंगे तो जो हमारी 2 बेसिक कंडीशन थी, बेसिक कंडीशन ए 182 डेज़ और मोर वाला प्रीवियस ईयर में, और बेसिक कंडीशन बी जो 60 डेज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज़ ड्यूरिंग द 4 ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो अगर एक्सेप्शन आ जाएगा तो बेसिक कंडीशन जो बी है उसके लिए ख़त्म हो जाएगी, यानी क्या मतलब है, इन कैटेगरीज़ के इंडिविजुअल के लिए रेसिडेंट होने के लिए उनको, उनके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है बेसिक कंडीशन, जो कि 182 डेज़ और मोर की कंडीशन को फुलफ़िल करेगा, वो हमारा रेसिडेंट होगा, और जो 182 डेज़ और मोर की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगा वो नॉन रेसिडेंट होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि इन कैटेगरीज़ के इंडिविजुअल के लिए सिर्फ रेसिडेंट होने के लिए एक ही कंडीशन है, बेसिक कंडीशन ए ही है उनके लिए, बेसिक कंडीशन बी उनके लिए लागू नहीं होती। तो हमारा जो पहला केस बनता है कि फॉरेन सिटीज़न था मिस्टर ए बी, पहला केस इंडियन ओरिजिन, उसके लिए क्या है, बेसिक कंडीशन बी है ही नहीं, उसको रेसिडेंट होने के लिए बेसिक कंडीशन ए फुलफ़िल करनी पड़ेगी, जो कि 182 डेज़ और मोर का स्टे इंडिया में मांगता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो आइए देखते हैं अब
तो आप कैसे लिखेंगे कि इन दिस केस मिस्टर ए बी इज़ नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट हो गया। क्यों हो गया वो रीज़न आपको लिखना होगा, बिकॉज ही इज़ अ फॉरेन सिटीज़न ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि अगर ये मान के चलें कि वो इंडियन ओरिजिन है, तो वो फॉरेन सिटीज़न तो क्वेश्चन में कह ही रखा था, ऑफ इंडियन ओरिजिन अभी केस नंबर 1 बना दिया, दैट इज़ एक्सेप्शन ऑफ बेसिक कंडीशन बी। बेसिक कंडीशन बी का एक्सेप्शन है ना सेकंड वाला, तो ही हैज़ नॉट, और फिर उसके लिए क्या मतलब है, उसके लिए बेसिक कंडीशन सिर्फ ए ही लागू होगी रेसिडेंट होने के लिए। तो वो कितना दिन रह रहा है, ही हैज़ नॉट स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो वो इंडिया में 182 डेज़ या उससे ज़्यादा नहीं रह रहा है। कितना दिन रह रहा था, हमने सॉल्व किया था अभी, सिर्फ 75 डेज़ ही इंडिया में था प्रीवियस ईयर में। तो उसको रेसिडेंट होने के लिए 182 डेज़ वाली कंडीशन फुलफ़िल करनी थी, जो कि मिस्टर ए बी इंडियन ओरिजिन अगर है तो वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब पहले केस में मिस्टर ए बी जो हैं वो नॉन रेसिडेंट होंगे। ठीक है, आइए अब सेकंड केस सॉल्व करते हैं। सेकेंड केस ये था कि मिस्टर ए बी इज़ नॉट एन इंडियन ओरिजिन। ठीक है, जब नॉट एन इंडियन ओरिजिन है तो ये एक नॉर्मल केस बन गया, जिसके लिए दोनों बेसिक कंडीशन ओपन है रेसिडेंट बनने के लिए। तो पहली बेसिक कंडीशन 182 डेज़ वाली तो फुलफ़िल नहीं हो रही है, लेकिन सेकेंड वाली जो बेसिक कंडीशन थी, जो ये कहती थी कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दैट इंडिविजुअल शुड स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज़ और मोर। तो 60 डेज़ और मोर है ना, 60 से ज़्यादा दिन रह रहा है प्रीवियस ईयर में, और प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 4 सालों में, यहाँ से लेके यहाँ तक वो 365 डेज़ और मोर इंडिया में रहता हो। तो आप इन 4 सालों का स्टे इंडिया में ऐड कर लीजिए। अगर 365 दिन से ज़्यादा स्टे कर रहा है तो बेसिक कंडीशन बी फुलफ़िल हो जाती है। आप यहाँ पे देखिए 365 डेज़ तो यहाँ पे है, 365 यहाँ पर भी है, 233 डेज़ यहाँ पर है और 30 डेज़ यहाँ पे है, अराउंड 933 डेज़ आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन जो भी हो 365 डेज़ से ज़्यादा तो है ही, तो हमारी बेसिक कंडीशन बी भी फुलफ़िल हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम उस मिस्टर ए बी को सेकंड वाले केस में रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे। कैसे लिखेंगे आप, लिखेंगे मिस्टर ए बी फुलफिल्स द बेसिक कंडीशन बी। ठीक है, बेसिक कंडीशन कौन सी फुलफ़िल कर रहा है आपको ये बताना पड़ेगा, और कौन बेसिक कंडीशन बी कहता क्या है वो भी लिखना पड़ेगा। क्या कहता है बेसिक कंडीशन बी, कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्टेड फॉर मोर देन 60 डेज़, 60 डेज़ से ज़्यादा रह रहा हो, 60 डेज़ या उससे ज़्यादा रह रहा हो, और हमारे केस में 75 डेज़ रह रहा है प्रीवियस ईयर में, एंड फॉर मोर देन 365 डेज़, 365 और मोर होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, यानी बेसिक कंडीशन बी वो फुलफ़िल कर रहा है, आप अपने हिसाब से लिख देंगे। ठीक है, देयरफॉर मिस्टर ए बी इज़ रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया सेकंड केस में। लेकिन जब रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद हमें रेसिडेंट की 2 कैटेगरीज बनती है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, दैट इज़ ROR, एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, जिसको हम शॉर्ट में RNOR कहते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या देखना होगा, क्या कंडीशन होती है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास एडिशनल कंडीशन होती है। ठीक है, नाउ फॉर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट दैट इज़ ROR, ही हैज़ टू फुलफिल बोथ द एडिशनल कंडीशन। ठीक है, बोथ द एडिशनल कंडीशन एक बार आपको मैं दिखा दूं क्या कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन क्या कहती है। ठीक है, एडिशनल कंडीशन पहला ये कहता है कि ही हैज़ बीन रेसिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 out of 10 years इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 10 सालों में वो इंडिविजुअल कम से कम 2 सालों में रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट होने के लिए वही कंडीशन कि 182 डेज़ और मोर, या 60 डेज़ इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज़ और मोर ड्यूरिंग द 4 year इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कम से कम 2 सालों में वो बेसिक कंडीशन ए या बी फुलफ़िल कर रहा हो, तभी तो रेसिडेंट होगा। एंड है साथ ही साथ दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या होती है कि ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज़ इन ऑल ड्यूरिंग द 7 years इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर।
ठीक है, कि पिछले प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 सालों में वो कम से कम 730 दिन रह रहा हो। अगर दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है तो दैट इंडिविजुअल विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। और दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई अगर नहीं कर पाता है, फॉर एग्जांपल ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, या ये कर रहा है, ये वाली कंडीशन नहीं फुलफ़िल कर पा रहा है, या दोनों ही नहीं फुलफ़िल कर पा रहा है, तो ऐसे केस में उसको रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे। तो आइए एक बार टेबल देखते हैं, टेबल से हमें क्लियर हो जाएगा कि दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो पा रही है कि नहीं। ठीक है, पहली कंडीशन जो कम से कम 2 साल में रेसिडेंट हो, तो देखिए कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 साल 7 8 सालों में वो कम से कम 365 दिन तो रह ही रहा है, तो 182 डेज़ वाली कंडीशन तो ऑटोमेटिक फुलफ़िल हो जा रही है। तो इन 8 सालों में वो रेसिडेंट तो ऑटोमेटिक हो ही गया, बल्कि इस वाले ईयर में भी रेसिडेंट हो जाएगा। तो पहली एडिशनल कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है। दूसरी एडिशनल कंडीशन ये कहता है कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 सालों में, यानी यहाँ से शुरुआत होगी और यहाँ तक जाएगा, इन 7 सालों का जो टोटल स्टे है, टोटल स्टे इंडिया में, वो 730 डेज़ होना चाहिए। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 30 डेज़ यहाँ है, 233 डेज़ यहाँ पे है, 365 365 365 365 365 730 डेज से बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफ़िल हो गई। इसका मतलब क्या है, दैट इंडिविजुअल विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। कैसे लिखा, आप लिख दीजिएगा फ्रॉम द टेबल ड्रॉन, जो अभी हमने टेबल बनाया था, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मिस्टर ए बी फुलफिल्स बोथ द एडिशनल कंडीशन। अच्छी बात यहाँ पर ये होगी कि आप दोनों एडिशनल कंडीशन को लिख दें कि कौन कौन सी कंडीशन को वो फुलफ़िल कर रहा है। तो इससे एग्ज़ाम में मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम आपके हो जाएंगे, बल्कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा टीचर्स के लिए आपके मार्क्स को काटना। Therefore, Mr. AB is resident and ordinarily resident। इसके आगे एक स्टेटमेंट और लिखिएगा, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 टू 2023, 2022-2023 के लिए वो मिस्टर ए बी सेकेंड वाले केस में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि असेसमेंट ईयर लिखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस ईयर टू ईयर वेरी कर सकता है। ठीक है, हो सकता है अभी ये ROR की कैटेगरी में आया है, हो सकता है अगले साल RNOR के केस में आ जाए, कैटेगरी में आ जाए, उसके बाद हो सकता है कि नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाए। तो ईयर टू ईयर वेरी कर सकता है, इसलिए आप पूरा लिखिएगा स्टेटमेंट, देयरफॉर मिस्टर ए बी इज़ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 टू 2023। ओके, तो अगले वीडियो में कोशिश करेंगे एक वीडियो इसकी और बनाएं, उसमें कुछ और एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ताकि जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम परफेक्ट बनते रहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो फिर भी एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, एक वीडियो इसकी और बनानी होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।